नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पिथौरागढ़ स्थित वन विश्राम गृह के जनपद के विभिन्न स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों और एनसीसी कैडेट्स के छात्र छात्राओं से वार्ता की। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। वार्ता के दौरान छात्र छात्राओं ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे और शिक्षा के क्षेत्र के लिए राज्य सरकार के बेहतरीन प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। वहीं छात्र छात्राओं ने अपने अपने विद्यालयों में संबंधित समस्याएं भी बताई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी सुविधाओं को लेकर कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है। वहीं उत्तराखंड राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड क्रांति दल 22 सालों में अपने अस्तित्व को खोने जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं पार्टी के बीच आंतरिक विरोध उत्तराखंड क्रांति दल की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने आज हल्द्वानी में एकजुटता को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही आगामी निकाय चुनाव, पंचायत और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को और मजबूत करने का आह्वान भी किया। केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। पूरे प्रदेश भर से जो हमारे पदाधिकारी हैं वो आए हैं और उसमें जो पीछे के हमारे कार्यक्रम हुए हैं विभिन्न इश्यूज को लेके उसकी समीक्षा हुई है कि उनका वो कार्यक्रम कैसे रहे, उनमें कमी क्या रही, उसको आगे कैसे ठीक करेंगे। एक और दूसरा, आगे इस दौर में राजनीतिक जो स्थितियां हैं, सामाजिक जो स्थितियां हैं, उसमें दल को किस तरह की भूमिका निभानी है, किस तरह के जन आंदोलन करने हैं और किस तरह से दल को आगे बढ़ाना है, इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें तय हुई। सर, आप बात करें विधानसभा जो चुनाव हुआ वो आपके उस तरह से नहीं हुआ जो आप उम्मीद लगाए थे। अब जो निकाय चुनाव है, निगम के चुनाव है, उसको लेकर किस तरह से आपकी रणनीति है? बूम भरेंगे कार्यकर्ताओं में? देखिए, विधानसभा का चुनाव जो रहा उसका परिणाम वाकई बड़ा निराशाजनक रहा है, लेकिन हम लोग राज्य के लिए लड़ के राज्य बनाने वाले लोग हैं, इसलिए हम आसानी से निराश होने वाले लोग नहीं हैं। हम जरूर जी, अभी निकाय चुनाव हैं, अभी यूएसएफ स्टूडेंट्स के चुनाव हैं, उसके बाद पंचायतों के चुनाव हैं, फिर लोकसभा चुनाव है, तब जाके विधानसभा का चुनाव आएगा। तो इन सब की तैयारी किस तरह से की जाए, किस तरह से हमारे कैंडिडेट को फील्ड किया जाए, किन मुद्दों को लेके लड़ेंगे, किस तरह से लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें। वहीं आज भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर सितारगंज मेन चौराहे पर मिष्ठान वितरित किए। वहीं उपस्थित भाजपा नेता दीपा एवं और पदाधिकारियों ने बताया कि आज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेन चौराहे पर हमारे द्वारा मिष्ठान वितरण किया जा रहा है। इसी के साथ आज सरकारी अस्पताल के अंदर ब्लड डोनेट का भी प्रोग्राम चलाया गया। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी हैं, वो सितारगंज से विधानसभा के एमएलए भी हैं और मंत्री भी हैं और उनका आज जन्मदिन है। हम सभी लोगों ने बड़ा तहे दिल से उनका जन्मदिन बड़े से मनाया, उत्साह के साथ। और हम लोगों का ये है बड़ा उत्साह है कि भैया की बड़ा दिन आए हो और हजारों साल जिए और ऐसे ही सितारगंज की तरक्की करते रहें। जो उन्होंने आज तक काम किया वो किसी ने नहीं किया है। हम सब लोग यही चाहते हैं कि भैया की दीर्घायु बढ़े और बढ़िया से काम करें। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का भ्रष्टाचार को लेकर एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड में कमीशन खोरी 0 पर होनी चाहिए थी, लेकिन यह और भी ज़्यादा हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत जगह बताते हैं कि कहीं भी बिना कमीशन कुछ नहीं होता। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं होती कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब वहाँ 20% कमीशन दिया जाता था।
अलग होने के बाद हमको कमीशन खोरों और छोड़कर जोरों पर जाना चाहिए था। उत्तराखंड में भी 20% कमीशन खोरी शुरू हो गई है। उत्तराखंड कहा कि इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह मानसिकता है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए कि मैं तो मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संस्थान, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। कहे भैया, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य रहा। अरे मैं इस बात को मैं बार बार भी कहता हूँ और कहा भी मैंने, और इसके लिए मैं किसी को दोषी ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति तो दोषी नहीं है, ये मैं कहूँ साहब कोई, तो ये मानसिकता है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यह मेरा प्रदेश है, यह मेरा परिवार है, यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी, तो ये दोनों ही उतने दोषी हैं जितना एक बराबर। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया और उद्घाटन भी किया गया। सेमिनार के आयोजन प्रोफेसर BDS नेगी ने बताया कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में उत्तराखंड के जिन लोगों का योगदान रहा है, उनके परिजनों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में यह संग्रह इतिहास में दर्ज किया जाए। उन्होंने बताया कि आज ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में भाग लिया। उन सभी के परिजनों को सम्मानित कर एक नई पहल कर आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास बनाया जा रहा है। सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग को करने का अवसर मिला है। उसी के सिलसिले में ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसका मुख्य विषय है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान। ये विषय इसलिए चुना गया है कि बहुत सारे हमारे गांव-गांव में इतने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, हमारे लोग नहीं जानते, इवन शोधार्थी नहीं जानते। इस संगोष्ठी के शुरुआती दौर में जो 2-3 महीने से हमारे पास पेपर आए हैं, रिसर्च पेपर आ रहे हैं, अनेक ऐसे अज्ञात नाम आ रहे हैं, अल्पज्ञात नाम आ रहे हैं, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी शोधार्थी शिक्षक अपने अपने क्षेत्रों से ला रहे हैं। एक नई सूचनाएं हमको मिल रही हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में दांडी यात्रा में पूरे देश से 78 लोग गए थे, ये कहा जाता है, लेकिन 81 लोग गए थे, जिनमें 2 लोग हमारे कुमाऊं से थे, एक गढ़वाल से थे। कुमाऊं से ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदास जोशी, गढ़वाल से खड़क सिंह जी। ये नाम जुड़ गए आज, पहले किसी भी किताब में नाम नहीं जुड़े हुए थे। उनके बारे में विस्तृत जानकारियाँ आ रही हैं, कितना बड़ा योगदान इन लोगों का रहा। इसी प्रकार से कालू सिंह मेहरा, जो 1857 की क्रांति के बहुत बड़े नायक हैं, उनके बारे में बहुत न्यून जानकारी हम लोगों को प्राप्त है। ऐसे बहुत सारे अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके बारे में जानकारी एकत्र कर भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह। वहीं उत्तराखंड के देहरादून के न्यायालय परिसर में जिला और सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोक अदालत हेडक्वार्टर के अलावा तहसील स्थित न्यायालय में आयोजित की जा रही है, जिसमें वैवाहिक मामले, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना के मामले और भी कई तरह के मामलों का निस्तारण किया जाता है।
आगे उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में न केवल जो न्यायालयों में लंबित मामले हैं, बल्कि वह मामले भी किए जा रहे हैं जो न्यायालय में नहीं आए हैं। लोक अदालत हेडक्वार्टर के अलावा हमारे जितने भी तहसील स्थित न्यायालय हैं उनमें भी आयोजित की जा रही है। इसमें फौजदारी के शमनीय मामलों के अतिरिक्त दीवानी प्रकृति के मामले, विवाह के पक्षकारों के मध्य वैवाहिक मतभेद से उत्पन्न मामले, छोटे प्रकृति के चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना के मामले और श्रम, इस तरीके के मामलों को नियत किया गया है। इस लोक अदालत में न केवल जो न्यायालयों में लंबित मामले हैं वो लिए जा रहे हैं, बल्कि वो मामले भी लिए जा रहे हैं जो अभी न्यायालयों में नहीं आए हैं, यानी प्री लिटिगेशन के मामले। हमें उम्मीद है कि प्री लिटिगेशन के 3-4 हज़ार मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो जाएंगे। उसी प्रकार से न्यायालयों में जो लंबित मामले हैं उन मामलों में भी हमारे अपेक्षा है कि 1000 से अधिक मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित हो जाएंगे। अभी तक जो निस्तारण हुए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण मामला 7 साल से पुराना किराएदार और मकान मालिक के मध्य का विवाद था, वो आज अपील के स्तर पे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हो गया है। इसके अलावा मोटर दुर्घटना के भी 20 से अधिक मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आज निस्तारित हुए हैं। साथ ही साथ जो छोटे मोटे ऋण के मामले हैं उन मामलों के भी बहुत सारे मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आज निस्तारित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि शाम तक बहुत सारे लोगों को। वहीं उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक जिले में डेंगू से पीड़ित लोगों का आंकड़ा 213 पहुंच गया है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर लगाम लगाने में नाकामयाब दिखाई दे रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में डेंगू से पीड़ित लोगों की मौत भी हो रही है। लक्सर तहसील के बसेड़ी खादर में भी सैकड़ों लोग डेंगू से पीड़ित हैं और गांव के 4 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने दावा किया है कि जल्द ही स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। डेंगू प्रभावित इलाकों में लगातार फॉगिंग की जा रही है। नियमित कैंप लगाकर मरीजों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही सभी ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि गांव में फॉगिंग कराने के लिए पास के निकायों की मदद लें। ऐसा नहीं है, मैं डेली इसका फिगर देख रहा हूँ। हरिद्वार में 213 केसेस रिपोर्ट हुए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 क्लस्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में निकल कर आए और जहाँ पर भी हम लोगों को इसकी जानकारी मिली वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए गए, सभी लोगों का सामूहिक ब्लड टेस्ट किया गया। साथ ही साथ हमारे जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं उनको भी बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आपको अगर कोई ज़रूरत हो तो नज़दीक के स्थानीय निकाय से भी आप संपर्क करके वहाँ पर कीटनाशकों का छिड़काव, जहाँ पर पानी रुके हैं वहाँ साफ़ सफाई व्यवस्था करें। इन सब का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों का इलाज भी बेहतर ढंग से करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूँकि मौसम अब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इसका डाउन हो रहा है तो अगले 3-4 दिनों के बाद शायद अब। वहीं उत्तराखंड के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के साथ एक कार्यक्रम में पहुंचे नैनीताल बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा ने लंबी कसरत के बाद जिला अध्यक्ष पद की घोषणा करते हुए नैनीताल जिले के प्रताप बिष्ट को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस जिले में जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं सर्वप्रथम अपने सभी प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और भरोसा जताता हूं कि शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया है उसको निश्चित तौर पर मैं कायम रखूंगा और उसका कार्य करूंगा कर्मठता से। और जहां तक कि सरकार हमारी डबल इंजन की सरकार है, लगातार आपने देखा अभी माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जी जिस तरीके से जन जन तक जा करके विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री महोदय जन जन तक जा रहे हैं। बीच में यहाँ पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उसके बाद लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। हम भी इनके सहयोग से आगे काम करेंगे। कल मैंने ग्रहण किया है तो इस सभी संदर्भ में हम लोग बैठेंगे और प्रयास पुनः प्रारंभ करेंगे और हर समस्या को सुलझाने का कार्य संगठन स्तर पर हो,
शासन स्तर पर हम प्रयास करें। ये दूसरी बार हमारी सरकार है, निश्चित तौर पर हमारा दायित्व बनता है। और जहां उत्तराखंड के केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल के लालकुआं विधानसभा केंद्र सरकार की सहायता से बनाए जा रहे 200 बेड और 50 बेड के अस्पतालों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सहायता से बनाए जा रहे इन अस्पतालों से क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक सहायता मिलेगी और सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं जनता के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक जगह पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है और लालकुआं विधानसभा में मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर हॉस्पिटल खुला है। 75 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार का हमारा NHM कार्यक्रम होता है उसके अंदर, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम इसको कह सकते हैं, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट से लेकर न्यूरोलॉजिस्ट तक यहाँ पर होंगे। अभी जिस गति से ये बन रहा है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये समय से पहले पूर्ण हो जाएगा। इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। बार बार इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते हैं और इंटीरियर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारे और कहीं नहीं है। इसके लिए 50 करोड़ एक्स्ट्रा अलग से भी आ रहा है और जो यहाँ पर स्टाफ आएगा, लगभग 70 से 80 डॉक्टर आएंगे, 100 से 120 नर्सेज होंगी, वार्ड बॉयज़ तो काफ़ी होंगे और साथ में हमारी जो एम्बुलेंस हैं और जो हमारी जीप हैं उनके ड्राइवर होंगे, तो बहुत सारा स्टाफ होगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार ने 90 और 10 राज्य सरकार मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के सारे मंत्री और आज हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पहुँचे हैं। इनके संज्ञान में सारी बातें पहले से भी थी, पिछली बार भी वार्ता हुई थी और पूरे इस पर चर्चा हो चुकी है और आज ही ये सारा फाइनल होना है। इसमें 250 करोड़ रुपए का भी रेवेन्यू बाकी है, राजस्व बाकी है जो काम होना है। ये मुझे लगता है कि 31 मार्च से पहले ये सारा कंप्लीट हो जाएगा और 100% होना है। सारे डायरेक्शन हैं। हाईवे के सुधारीकरण को लेकर के, नेशनल हाईवे सुधारीकरण को लेकर उसमें क्या निर्देश दिए हैं? वो सारा अभी इसी हफ्ते में, हफ्ते 10 दिन में शुरू होने वाला है। बीच में कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं हो पाया था और आगे नई व्यवस्था बन रही है और ये बहुत जल्दी 4-5 महीनों के 31 मार्च से पहले ही होना चाहिए और ये 100% होगा। देखिए, हमारे लोकप्रिय सांसद जी हमारे बीच यहाँ पहुँचे हुए हैं और केंद्रीय मंत्री हैं और आज सबसे पहले उन्होंने 200 बेड का जो हमारा हॉस्पिटल है गोरा पड़ाव हाथीकाल में, उसका निरीक्षण किया। उसका कार्य प्रगति पर है, जो 2023 तक जहाँ कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उसके उपरांत उनको जो है नेशनल हाईवे का जो काम रुका हुआ है उसके लिए अवगत कराया गया है। उसके लिए उन्होंने अधिकारियों से बात करी है और बहुत जल्द उसमें जो है कार्य दोबारा से प्रारंभ होना है, जिससे लोगों को जो ये धूल वगैरह की जो परेशानी हो रही है इसका बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है। और जो उसमें पैच वर्क था उसके लिए हमने मंत्री से कहा और वो कार्य पूरा भी हो गया है। पैच वर्क का लगभग जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी वो कार्य चल रहा है, अभी चल भी रहा है और जल्दी ही नेशनल हाईवे भी कार्य पूरा होगा। इसके उपरांत हम लोग अभी हल्दूचौड़ स्वास्थ्य केंद्र में जा रहे हैं, उसका निरीक्षण करने जा रहे हैं कि कहाँ पर क्या जो भी क्षेत्र में समस्याएं हैं लगातार मंत्री जी अपने द्वारा जो है उसका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हल्द्वानी पूर्वी मंडल में मंत्री जी ने दौरा किया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिससे कि और कार्यों में, विकास कार्यों में और गति मिलेगी। आज हमारे आवास पे केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय आदरणीय अजय भट्ट जी का आना हुआ। सूक्ष्म जलपाल की व्यवस्था की थी और माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा सभी जो हमारे क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, बेड ये अस्पतालों का बनाए जा रहे हैं, उनका निरीक्षण के लिए आए हुए थे। और जो हमारे क्षेत्र में हाईवे बन रहा है इसका भी उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी इसको बना के क्षेत्र की जमन। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर लक्ष्मौली के समीप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं आपको बता दें कि वाहन में 5 लोग सवार थे। लक्ष्मौली के समीप तेज रफ्तार कार अचानक सड़क पर पलट गई। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति को हल्की। आज 4:30 बजे यहाँ पे हमारे साथ एक दुर्घटना हुई। एक पत्थर गाड़ी के नीचे आने के कारण हमारी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और पहाड़ी में जाके लगी और गाड़ी पलट गई। इस टाइम हम 5 ठीक ठाक हैं, हमें कोई चोट नहीं है। प्रशासन ने हमारी अच्छी तरह से सहायता की। क्या यहाँ पे 108 वगैरह आ गई थी? हाँ, आ गई थी, तुरंत आ गई थी। वो हमें ले गई थी हॉस्पिटल में, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया है। हमारे बंदे जो भी थे वो ठीक है। अब वो लोग कहाँ हैं? वो लोग चल दिए वहाँ से, जो एम्बुलेंस में लेके वापस आ रहे हैं। कहाँ ले गए उनको? वो हमारे पास रहे, वो कीर्ति नगर हॉस्पिटल में ले गए।
हॉस्पिटल लेके थे, हाँ जी, ट्रीटमेंट किया जा ट्रीटमेंट रहा हो गया उनका, हाँ। ठीक है बिल्कुल, अब वो वापस आ रहे हैं। कितने लोग सवार थे इसमें? 5 लोग। वहीं खबर चमोली से है, जहां पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले भर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत न्यायालय भवन गोपेश्वर में एग्जिबिशन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें जिला कारागार के बंदियों द्वारा बनाई गई सामग्री को भी प्रदर्शित किया जाएगा। एग्जिबिशन की शुरुआत जिला जज द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने एग्जिबिशन का निरीक्षण करते हुए बंदियों द्वारा बनाई गई सामग्री को सराहना की है। बता दें कि अभियान 31 अक्टूबर से 13 नवंबर यानी आज तक चला है, जिसमें विधिक जागरूकता के साथ सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। आज हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत थी, जो कि हमारी एनुअल होती है और हर 2-3 महीने में एक बार हुई है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ साथ आज हमने यहाँ पे जो हमारा पैन इंडिया का कैंपेन चल रहा है 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, उसी के तहत हमको एक 9 तारीख में एग्जीबिशन का आयोजन करना था हेडक्वार्टर पर, जो हमने 9 तारीख को ना कर आज किया था। और हमारा एक शिविर लगा था 9 तारीख को जेल के बंदियों के लिए। तो आज हमारी जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यहाँ पे प्रदर्शनी हुई है, उसमें तमाम हमारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनका डिस्प्ले यहाँ पर हुआ है, जो भी गतिविधियाँ हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से। वहीं खबर चंपावत से है, जहां विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक के आदेश के अनुसार अराजक तत्वों, शराब पीने या पिलाने वालों या फिर नशे को बढ़ावा देने रहे सामाजिक तत्वों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद अवैध शराब कारोबार से जुड़े अराजक तत्वों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जनपद के सीमांत थाना क्षेत्र को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी पुलिस के द्वारा दी गई। हिंसा क्षेत्र में इसमें एक ज्वाइंट टीम बनाई गई थी, थाना टनकपुर, थाना बनमसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और इसमें सभी जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले हैं, शराब पीने वाले, पिलाने वाले या लोक शांति भंग करने वाले, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हमारी संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और 34 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसमें MB एक्ट, 81 पुलिस एक्ट, 83 पुलिस एक्ट, आबकारी अधिनियम और अन्य धाराओं के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील के ग्राम धर्मपुर के ढांडीपुरा में शमशान की भूमि पर ग्रामीण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था, जिससे प्रशासन द्वारा भूमि खाली कराने के भी कई बार आदेश दिए गए, लेकिन अतिक्रमणकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो जसपुर SDM के निर्देश में तहसील प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि में कोई धान की फसल को कटवाकर सरकारी खजाने में जमा करा दिया है। प्राय देखने को मिलता है, जब हम फील्ड विजिट में भी जाते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के द्वारा सरकारी भूमि में अभी भी अतिक्रमण करके धान या मतलब फसल उगाई जा रही है। तो मैंने कॉमन सा ऑर्डर किया हुआ है कि सारे के सारे जितने भी लेखपाल हैं वो ऐसे क्षेत्रों से फसल को कटवाते हुए रात को उसमें जमा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 जगह से पहले कुछ समय पहले हम लोगों ने गेहूं कटवाए थे, जो पथरामपुर में था, और अभी वर्तमान में ढांडीपुरा में इसकी धान की फसल काटी जा रही है। निसंदेह, क्योंकि लगातार इसमें कार्रवाई जारी रह रही है और इससे एक लोगों को सबक भी मिलेगा कि सरकारी भूमि पे कब्जा। फिलहाल आपड़ू उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।